इकोनॉमी की बुनियाद पर लड़ी जाएंगी और डिफेंस की साइड से ज्यादा इकोनॉमी को स्टेबल करना हर मुल्क की प्रायोरिटी बननी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे तमाम बाकी काम सियासत हो जाए, तहरीकें चलाना हो जाए, अजीबोगरीब से बातें करना हो जाए अवाम के सामने, वो सारी चीजें तो अहमियत की हामिल हैं। लेकिन जो अहमियत की हामिल नहीं है वो चीज है जो सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल होनी चाहिए, यानी इकोनॉमी, मुईशत। मुल्क की मुईशत का जरा हाल ये देख लीजिए कि इसहाक डार साहब के अलावा ऐसा लगता ही नहीं कि मुल्क के अंदर कोई काबिल शख्सियत बैठी है जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बनने के काबिल है। इसलिए क्योंकि 50 से ज्यादा कमिटीज को हेड कर रहे थे इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब अदालत की वजह से, या ये कह लीजिए कि अदालत की वजह से अदालत तक पहुंच गए, कुछ समझ नहीं आई, रिजाइन हुआ। रिजाइन के बाद उनका पोर्टफोलियो उनसे ले लिया गया। पोर्टफोलियो के बाद अब फाइनेंस मिनिस्ट्री सन्नाटे में है। ऐसा लगता है कि जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, इसलिए क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री एक इंतहाई अहमियत की हामिल मिनिस्ट्री है। इसका मिनिस्टर होना इंतहाई अहमियत का हामिल है ताकि वो डे टू डे कामों को, पार्लियामेंट्री कामों को और साथ ही साथ स्पेशल इकोनॉमिक इश्यूज को देख सके। लेकिन मुईशत का यहाँ हाल ये देख लीजिए कि मिनिस्ट्री अजीबो गरीब से तरीके से 3 लोगों में बट कर रह गई। अब 3 लोग इस तरह से कि एक जगह तो स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन रेवेन्यू हारून अख्तर साहब टैक्स मैटर्स को देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स की चीजों को देख रहे हैं। दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को देखने के लिए बलीगुर रहमान साहब उसको देख रहे हैं, और तीसरी तरफ जहां हम मिफ्ता इस्माइल साहब को देखते हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक इश्यूज, यानी खास कुछ चीदा ऐसे इश्यूज हैं मुईशत के, उनको देख रहे हैं, यानी स्पेशलाइज्ड इश्यूज को। अजीब बात यह है कि कुछ अर्से पहले एमएनए राना अफजाल खान साहब को यह बोला गया था, यह कहा गया था कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर लगाया जाए, स्टेट मिनिस्टर लगाया जाए, जिस तरीके से मरियम औरंगजेब साहिबा हैं। परवेज रशीद साहब के जाने के बाद हम लोगों को फेडरल मिनिस्टर तो नहीं लेकिन कम से कम स्टेट मिनिस्टर जरूर मिली ताकि वो बेसिक कामों को देख सके। राना अफजाल साहब के बारे में ये कहा गया और ये भी कहा गया कि 4 से 6 लोगों की तकरीबन कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी राना अफजाल साहब को और हुकूमत को मदद कर पाए मुआशी पेचीदगियों के हवाले से और साथ ही साथ उन चैलेंजेस के हवाले से जिससे पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में निबरदाजमा होना है। लेकिन अजीबोगरीब बात यह कि प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे पड़ी हुई, मेज पे पड़ी हुई ये चीज अब तक अप्रूव नहीं हो पा रही। और अप्रूव हो भी कैसे? शाहिद खान अब्बासी साहब क्या नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद के बगैर इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं? आखिर इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के समधी थे और जाहिर सी बात है अगर समधी को हटा के किसी को लगाना है तो ये एक बड़े चैलेंज से कम ना होगा। लेकिन वो प्रपोजल भी मौजूद था कि फाइनेंस मिनिस्टर, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर लगाया जाए, लेकिन वो प्रपोजल भी अभी तक मेज पर पड़ा है। शायद धूल मिट्टी जमा हो गई हो लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की नजर उस तक नहीं गई होगी। अगर ऐसा ही रहा नाज़रीन तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त शदीद खसारे से 2-4 है, जो इस वक्त इस नहज पे है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, उसको कोई संभालने आएगा या नहीं? फाइनेंस का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से बात करेंगे और मैं अपने पैनल का तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारा तिजारती खसारा देख लीजिए, हमने आगे लोन्स वापस करने, उनको देख लीजिए, हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है वो देख लीजिए, अभी हम लोगों ने सूद वापस करना है वो देख लीजिए। तो लगता नहीं है कि वो दावे जो इसहाक डार साहब करते थे कि जी इकोनॉमी को मैंने सही कर दिया और अब इकोनॉमी नहीं फॉल्टर करेगी, डॉलर ने भी हमें बता दिया कितनी इकोनॉमी फॉल्टर कर सकती है। ये हो क्या रहा है? और इसहाक डार साहब जब चले गए हैं तो उन्हें रिप्लेस क्यों नहीं कर रहे? देखिए निका, एक तो पहली बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मईशत का ताल्लुक है 21 करोड़ पाकिस्तानी आवाम से। जो अशराफिया है, जो हमारे सियासतदान हैं, उनका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप आए दिन मईशत का प्रोग्राम करती हैं जिसका 21 करोड़ पाकिस्तानियों से ताल्लुक जरूर है, लेकिन वो जो सियासतदान हैं, जो 1174 में कहता हूँ जो हमारे मेंबरान हैं सेनेट के, नेशनल असेंबली के और सूबाई असेंबलियों का, उनका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ सियासत पे फोकस करते हैं, क्या सेनेट के इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, वो 90 अरब रुपया जो बांटा जा रहा है डेवलपमेंट फंड्स के लिए वो किसको किसको मिलेगा, वो 30 अरब रुपया जो शुगर की सब्सिडी में जा रहा है वो किन मिल मालिकान को मिलेगा। 21 करोड़ आवाम के लिए कोई इस वक्त सोच बोच नहीं कर रहा कि उन्होंने क्या करना। ये आप जो कह रही हैं कि हमने बहुत सारे कर्जा जात देने हैं, हमारा फाइनेंसिंग गैप आ गया है, हम सूद कहाँ से देंगे, ये मसला है उन 21 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर, उनके सर पे पड़ेगा, वो खुद ही भुगतेंगे। यहाँ पे आप टीवी प्रोग्राम्स में भी देख लीजिए, कहीं मईशत की बात नहीं होती, सिर्फ बात वही होती है जो सियासतदानों के लिए होती। मामला कुछ ऐसे है कि हमारा जिसको फाइनेंसिंग गैप कहा जा रहा है,
جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے وہ ایک تو آج طارق باج ہمارے گورنر صاحب جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ $12 ارب کا گیپ سامنے آ رہا ہے. اس میں ایک کلیریفیکیشن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمیں روایتی طور پہ قرضے ملتے ہیں, ورلڈ بینک ہمیں روایتی طور پہ $4 ارب سال کا دیتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہمیں روایتی طور پہ $2 ارب دیتا ہے, پھر وہ یو ایس ایڈ سے, جرمنی سے, سوئس سے, آسٹریلین ایڈ سے, وہ سب بائی لیٹرل ایڈ جو ہے ملا کے $1.5-2 بلین وہ بن جاتی ہے. یہ گورنر صاحب نے آلریڈی اندازہ لگا لیا کہ یہ تو ہمیں ملنے ہی ملنے ہیں. اس کے بعد کا وہ فائنینسنگ گیپ کہہ رہے ہیں, یعنی کہ یہ 8-10 ارب روپے کے قرضہ جات جو روایتی ہمیں ملتے ہیں وہ تو گورنر صاحب نے اپنی کیلکولیشن میں لگا لیے کہ وہ تو ہمیں ملنے ہی ہیں. اس کے علاوہ $12 ارب کا اس سال فائنینسنگ گیپ آ رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں $12 ارب کی مزید بھیک مانگنی ہوگی یا مزید قرضہ جات لینے ہوں گے. تو یہ تاریخی معاملہ ہے پاکستان کی معاشی تاریخ میں, 70 سالہ معاشی تاریخ میں اس قسم کی صورتحال پہلے کبھی پاکستان نے دیکھی نہیں. چلیے یہ بھی دیکھ لیا کبھی, there is a first to everything, the first to this بھی ہو گیا. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب کی طرف میں جاتی ہوں. ڈاکٹر صاحب, اگر ہمارا اتنا فائنانسنگ گیپ آ رہا ہے, ہم لوگوں کو اس کو پر کرنے کی ضرورت ہے, کیا کریں گے؟ یعنی اب کچھ اور چیز گروی رکھ دیں گے؟ موٹر وے کے حوالے سے ہم لوگوں نے جو جس طرح گروی رکھا, اس کے بعد پھر بات آتی ہے کہ اب کیا کیا رکھیں گے؟ ایٹ دی اینڈ تو عوام ہی بچ جائیں گے, بچے کو گروی رکھنے والی بات آ جائے گی. پھر دیکھیے اس وقت اگر اکانومی کو دیکھا جائے, ٹو گیو دا کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو, ڈار صاحب نے کم از کم اس کو وہ آکسیجن لگا کے مصنوعی تنفس سے اس کو کوما میں رکھا ہوا تھا. نہ تو اس سے وہ زیادہ ڈیٹیریٹ ہوا, نہ اس سے بہتر ہوا, بلکہ اگر آپ فگرز کو دیکھیں تو 2013 کے مقابلے میں یقینی طور پہ آپ کو میکرو انڈیکیٹرز میں بہتری نظر آ رہی تھی. یقیناً ان کے جو میتھڈس تھے اس کو بہتر کرنے والے وہ اسٹیبل نہیں تھے, اور اس کی وجہ سے اسٹیبلٹی نہیں تھی, سسٹینیبلٹی بھی نہیں تھی. یعنی اگر آپ کے پاس وہ آ رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آ رہا ہے, تو آپ نے مہنگے داموں بانڈز بیچ دیے. کچھ اور ایشوز جب آ رہے تھے فسکل ڈیفیسٹ کو فگر کو